शिवसागर उपाध्याय जी, महामंत्री महोदय धर्मेंद्र यादव जी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं दुर्गापुर में जो हिंदी के आयोजन होते हैं उनमें उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परमानंद यादव जी आदरणीय और हमसे पहले बोल चुके श्री डॉक्टर श्री कृष्ण राय जी, मानवीय विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर और आसनसोल से हमारे साथ आए और सिर्फ शिल्पांचल या बंगाल के ही नहीं, संपूर्ण भारत में हिंदी कथा साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाने वाले एक महत्वपूर्ण नाम आदरणीय कथाकार संजय जी और दुर्गापुर हिंदी भाषा मंच के समन्वय आदरणीय जे.पी. ओझा सर और समस्त मित्रगण यहाँ जो उपस्थित हैं, हिंदी अधिकारी के साथ उपस्थित हैं, समस्त ज्येष्ठ सदस्यों हैं और प्यारे छात्र छात्राओं जिनके लिए यह आयोजन है। वैसे तो अच्छे भोजन के बाद, सुस्वादु और स्वास्थ्यवर्धक भोजन के बाद एक दिवासैन का समय होता है। बंगाल में विशेष रूप से एक लोट लोग लगा लेते हैं, थोड़ी देर लेट लेते हैं। आपको उसका अवसर जो है नहीं मिल रहा है, उस और वो भी न मिले तो आपसी गपशप की जाए, ठीक है, लेकिन इसके बाद भाषण सुनना बड़ा ही दुखदायी होता है। मैं समझ रहा हूँ और अध्यापक होने के नाते इसका लंबा अभ्यास है। आप सब जानते हैं कि 3-4 घंटे रोज जो है हम लोगों को यही काम करना पड़ता है, इसलिए पर्याप्त अभ्यास इस बात का है। आप जितनी देर तक सह सकेंगे, सुन सकेंगे, मैं उतनी देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन चिंता न करें, आपको मैं जो है अधिक तंग नहीं करूँगा। वैसे भी ये कोई सेमिनार नहीं था, ये कोई गोष्ठी नहीं थी। आपने इसका शीर्षक रखा है जीवनोपयोगी अभिप्रेरक कार्यशाला। तो कार्यशाला का ये सिस्टम, ये तरीका नहीं है कि हम एक तरफा बात करते जाएं। सही तरीका ये है कि हम लोग आराम से बैठते गोल होकर या जो है चौकोर उस तरह से, और साथ साथ बातें होती चलती, आपकी तरफ से भी कुछ प्रश्न आते या कुछ बात करते, हम उसमें कुछ जोड़ते, कुछ उत्तर नहीं, तब ठीक ढंग से कार्यशाला वाला संदर्भ आ पाता। लेकिन ये भाषणबाजी जैसा ही कुछ हो रहा है या हुआ एक तरफा, तो वैसे तो मैं चाहता था कि वो सब व्यवस्था की जाए। पहले मैंने सोचा भी था कि ये मंच हटाकर हम लोग ठीक से बैठ जाएंगे, जहाँ कोई अलग से न दिखे कि एक तरफ वक्ता एक तरफ श्रोता, सब लोग संवाद की स्थिति में आ सके तो बेहतर है। तो चलिए अगले किसी आयोजन के लिए हम इसे स्थगित करते हैं। अभी हम संवाद की कोशिश करेंगे, जो इस माध्यम से ही संभव हो पाएगा। वह सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह, ये सब राजभाषा से जुड़े हुए लोगों के लिए या केंद्रीय कार्यालयों की एक मजबूरी है कि उन्हें ये सब कुछ करना है, या जो है उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें ये करना है। हम हिंदी के प्राध्यापक, हिंदी के साहित्यकार, हिंदी के छात्र, इन सब के लिए तो प्रत्येक दिन हिंदी दिवस है, इन सब के लिए तो प्रत्येक माह हिंदी मास है। इसलिए अलग से कुछ बनाने की जरूरत मुझे लगता है होती नहीं हमारे लिए, लेकिन ये माध्यम बन जाता है कि सब लोग कर रहे हैं तो चलो हम भी कर ले, उस तरह वाला मामला। और दूसरे ये भी कि उनका केंद्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त तो अभी देख रहा हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हम लोगों के पास भी चिट्ठी आ गई है राज्य स्तर पर, जबकि ये काम पहले नहीं होता था कि हिंदी सुलेख कराएं, हिंदी इस तरह के तमाम काम कराएं। तो हम लोग भी अपने कॉलेज विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में ये काम कर लेते हैं, संस्थानों में ये कार्य कर लेते हैं, जो केंद्रीय कार्यालय जहाँ नहीं है, राज्यों के कार्यालय में या राज्यों के संस्थाओं में भी ये काम होने लगा है। और सबसे बड़ी बात, जो हम गाँव वर्ग में आते हैं, भाषा
वाले सब साथी जानते हैं कि बंगाल का और खा वर्ग में नहीं है, गा वर्ग में है, इसलिए यहाँ हो पाता है, तो ये बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि कभी कभार कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ अन्य कारणों से बड़े मजमे रैली टाइप की इस तरह से भाषा के नाम पर कर ली जाती हैं, वो होती रहती हैं समय समय पर हमारे आसपास। लेकिन एक स्वतंत्र स्वयंसेवी संस्था इस तरह का काम अगर कर पा रही है, भले ही वो कम लोगों के बीच कर पा रही है और केवल भाषणबाजी नहीं है, वर्कशॉप है, कार्यशाला है, तो ये अपने आप में और बड़ी बात है। इसके लिए दुर्गापुर हिंदी भाषा मंच को मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ कि न कोई केंद्रीय कार्यालय होते हुए, न कोई शिक्षण संस्थान होते हुए, फिर भी ये जज्बा उनके अंदर है कि हिंदी के लोगों को सिर्फ भाषा के विकास के संदर्भ में नहीं, उनके जो युवा हैं, जिस जनजी की बार बार बात की जा रही है, उनके मध्य कुछ बातें की जाए और हवाई तरीके से नहीं, जीवनोपयोगी बातें की जाए। और ये महत्वपूर्ण बात है कि उसकी प्रस्तावना जिस तरह से आदरणीय संजय जी ने रखी और बहुत कुछ मेरा काम हल कर दिया आदरणीय श्री कृष्णराय जी ने, कि उन्होंने कुछ बातें जो एकदम जीवनोपयोगी हैं, जो आपसे जुड़ी हुई हैं, उनकी बातें, वो बातें उन्होंने एक बेहतरीन जो है उस क्रम को बहुत बेहतर आगे बढ़ाया। इसलिए मैं उन बातों को जो उन्होंने कहा है उसके दोहराव में न जाकर के कुछ और बातें जोड़ना चाहता हूँ और आपके साथ संवाद स्थापित करना चाहता हूँ। मैं जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जो प्राध्यापक बैठे हैं, जो हिंदी अधिकारी बैठे हैं, मैं उनके बजाय संवाद करना चाहता हूँ जिनके लिए आयोजन है छात्र छात्राओं के साथ। तो इसलिए थोड़ी सजगता के साथ अगर ये लोग सुनेंगे और जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सारी चीजें समझ रहे हैं, इसलिए उनके लिए कोई नई बातें नहीं होंगी, तो थोड़ा धैर्य रखेंगे कि नई चीजें कुछ चाह रहे होंगे तो शायद न मिले उनको। ठीक है, ये समय की वास्तव में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की मजबूरियां भी हैं। इसका मैं खुद दोषी हूँ, या मैंने खुद देखा कि मैं अपने कॉलेज से तमाम लड़कियों को लाना चाहता था, नहीं ला सका, इसीलिए कि माँ ने कहा कि 4 बजे के पहले घर पहुँच जाना। जाइए, बधाई आपको। जो 4, 6, 10 लोग बचे हैं, इनसे ही बात, और ये बातें दूसरों तक उनके माध्यम से पहुंच जाएंगी, मैं ये मानता हूँ। इससे पहले लगता था कि जब तक बड़ी संख्या में तमाम लोग न हो तब तक बोलने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि संख्या बहुत मायने नहीं रखती, मायने यह बात रखती है कि आपको सुना जा रहा है कि नहीं, आपको से लोग बात करना चाहते हैं कि नहीं। भीड़ पूरी भरी हुई है रैली जैसी, और आप तड़क भड़क रहे हैं, आपको कोई सुन नहीं रहा है, खाली बीच बीच में तालियां बजा रहा है, बगल वाले को देखकर खाली वो भी नहीं समझ क्या बोल रहे हैं, कुछ हंसी मजाक की चीजें बोल जाओ या कुछ जो है भावनात्मक चीजें बोल जाए, उसके बाद ताली पिटवाना आसान हो जाता है। तो प्रायः युवा उसी काम में रहते हैं। मैं सोचता हूँ उससे बचा जाए। यद्यपि प्रस्तावना में ही इतना समय मैं ले रहा हूँ, मुझे लगता है आपके पास पता नहीं कितना समय होगा मुझे सुनने के लिए, तो संकेत करिएगा, मैं समाप्त कर दूंगा। तो मूल बात जीवनोपयोगी अभिप्रेत जीवन, आप जो है जीवन के उपयोग में हिंदी कहाँ है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम जानते हैं कि भावों की अभिव्यक्ति के लिए हम भाषा का इस्तेमाल, भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी जब तमाम भाव, हम बहुत ज़्यादा भावोद्वेलित होते हैं तो भाषा काम नहीं आती, या हमारे अंदर भाषा हमें अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं है, तब भी जो है हम जो कुछ बोलते हैं बहुत काम का जो है नहीं रहता। अस्फुट से कुछ शब्द होते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं, हम उनके भाव समझ जाते हैं। ठीक उसी तरह जगन्नाथ दास नाकर ने बहुत पहले कहा उन गोपियों के लिए कि नेक कही बैननी अनेक कही नैननी, रही सही सो कही दिन हिचकीन से।
थोड़ा बोल कर कहा, और जो बोल कर नहीं कहा गया उसे जो है आंखों से कह दिया गया, और जो आंखों से भी नहीं कहा गया खाली हिचकी ले ली, बातें जो है पहुंच गई जहां जिस रूप में पहुंचनी थी। इसी तरह लिखने के संदर्भ में भी अगर आपने पढ़ा हो, पुनीत रत्नाकर को जो लिखते हैं, निरखत पढ़ना नहीं जानती जो है गोपियां, लेकिन कृष्ण ने संदेशा लिख कर भिजवाया है उद्धव से, है? और उसमें लिखा जाता है कि निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, पढ़ना तो जानती नहीं, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावत छाती, लोचन जल कागद मसी मिलकर हो गई श्याम श्याम की पाती। आता नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, लेकिन प्रिय ने संदेशा लिखा है, बस इसी में खुश हैं। और वो सारी स्मृतियां मानस में उमड़ घुमड़ रही हैं, और उन स्मृतियों के उमड़ने घुमड़ने से आंखों से जो है पानी टपका। और पहले ये डार्क पेन तो हुआ नहीं करती थी, पंख, मोर पंख से लिखा जाता था या फिर, तो वो स्याही जो है वो जल गिरने से, आंखों आंसू गिरने से वो सब लीप पोत गया, हो गई श्याम श्याम की बाती, वो पूरा, लेकिन बातें समझ में आई। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी जीवनोपयोगी मुद्दा यह है कि हम भाषा को ठीक तरह से बरतना सीखें। कहा गया ना, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। आपकी बात ही, आपके बात करने का तरीका ही आपको उपहार में हाथी दिया जाएगा उस समय, आज के समय में और तमाम चीजें, और आपके बात करने का तरीका अगर भिन्न होगा तो हाथी के पांव के नीचे कुचलवा भी दिया जाएगा। तो सबसे और सबसे जरूरी, सबसे प्राथमिक मुद्दा यही है कि हम भाषा को सीखने के माध्यम से अपनी बात लोगों तक ठीक ढंग से पहुंचा सकेंगे। यह का इकलौता काम भी अगर हमने कर लिया जीवन में, तो मुझे लगता है कि भाषा की पढ़ाई कहीं भी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि इसके माध्यम से भाषा, जो आप ठीक ढंग से बात करेंगे तो उस भाषा के पीछे एक संस्कार आएगा जो आपने अर्जित किया होगा उस भाषा के माध्यम से, और संस्कार आएगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप आएंगी आप साथ साथ। तो इसलिए सबसे पहला मुद्दा यही है कि हम, बहुत संकट है ये स्क्रॉल करने के क्रम में, ये 30 सेकंड की रील्स को देखने के क्रम में, या इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो चेपने के क्रम में, और उसमें आए हुए कमेंट को पढ़ने के क्रम में हम भाषा को बरतना जो है भूल चुके हैं। और उस जिंदगी के लिए तो और मुश्किल काम है ये, जहां अब भाषा की कोई मायने ही नहीं है। लंबी लंबी बातें आप करिए सब कुछ, और पसंद आई तो एक अंगूठा लगा दिया, खाली थम, नहीं पसंद आया उल्टा लगा दिया। या और भी बहुत बेहतर तरीके हैं कि स्माइली ऐसी ऐसी आ गई हैं, आप अपनी को पूरी तरह से लिखित रूप में इस तरह से अभिव्यक्त कर लेते हैं जहां लंबे लंबे संवाद किसी काम के जो है नहीं है। कभी राही मासूम रजा ने लिखा था कि हम जब फिल्मों में संवाद लिखने गए, हम जैसे उपन्यास लिखते थे, हम 5 पेज का परिवेश लिख कर गए, ये है, यहाँ ये रखा है, वहाँ ये है, पूरा परिवेश रच रहे हैं और उसके बाद संवाद बुलवा रहे हैं। निर्देशक ने कहा ये 4-5 पेज आप ले जाइए, ये हमारे काम को कुछ नहीं है, हम एक बार कैमरा घुमाएंगे, ये सारी चीजें जो आप दिखाना चाहते हैं, जो 5 पेज में आप लिख रहे हैं, ये सब ऐसे आ जाएगा, ये आपके लिखने उखने की जरूरत नहीं। जिसका बेहतर अभी श्री राय जी बोल रहे थे, कंटेंट राइटिंग एक बड़ा मुद्दा वास्तव में पूरे भारतीय समाज, भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हिंदी में कंटेंट राइटिंग का एक ऐसा बाजार खुला हुआ है, बस लपक लेने की जरूरत है। एक माध्यम जैसी आपकी रुचियां हो, और केवल हिंदी का नहीं, आप हिंदी की जिस बोली से आ रहे हो
आप भोजपुरी से आ रहे हो, आप अवधी से आ रहे हो, आप मगही से आ रहे हो, आप अंगिका से, जो बोली, इन बोलियों का कंटेंट भी अब अगर आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो सब भाई सबके बोलने वाले लाखों में नहीं, बोलियों को भी बोलने वाले लोग करोड़ों में हैं, और वे अपने हृदय की भाषा चाहते हैं। हम सुदूर अवध से बैसवाड़ी के मैं व्यक्ति हूँ, मुझे एक भी व्यक्ति जो है इस अंचल में आज तक बैसवाड़ी बोलने वाला नहीं मिला। तो सोशल मीडिया पर जहां बैसवाड़ी का कंटेंट बनता है, जहां राजू श्रीवास्तव दिख जाते हैं, जहां और तमाम इस तरह की चीजें, मैं तुरंत लपकने लगता हूं। और हम जानते हैं एआई का समय है, आप जो चीज सर्च करेंगे वो अपने आप वही चीजें आपके पास आती जाएंगी। तो अगर आप अंगिका के हैं, बजीका के हैं, मगही के हैं, मैथिली के हैं, जिस भाषा के हैं, इनकी उन बोलियों से, तो ये कंटेंट राइटिंग का इतना बड़ा क्षेत्र आपके लिए खुल रहा है। केवल आप भाषा को ठीक ढंग से बरतना सीख जाएं, ये क्षेत्र आपके लिए है। और वो उतना जो है भारतीय संदर्भ की जो बहुत बेहतर ढंग से वो बात कर रहे थे, मैं जब बार बार कहता हूँ कि उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनका संदर्भ लेना पड़ रहा है। अर्णव गोस्वामी और राजदीप सरदेसाई की बात वो कर रहे थे। हम जानते हैं कि जब सारे चैनल्स प्राइवेट भूमंडलीकरण के बाद 91 के बाद जब सारे चैनल्स आए थे तो पहले अंग्रेजी में आए थे, सब के सब। कंप्यूटर जब आया था तो लगता था कि कोई काम ही नहीं रहेगा अब हिंदी का, क्योंकि कंप्यूटर हिंदी जानता ही नहीं। अरे कंप्यूटर थोड़ा हिंदी जानता है, उसको बरतने वाले जानते हैं। अंग्रेजी में जब सारे जो है आविष्कार वहां से हो रहे हैं, चाइनीज माध्यम से चीजें आ रही हैं, या कोरियन आ रही हैं, या जापानीज आ रही हैं, तो वो तो अपनी भाषा में लिखेंगे ना, तो उसको अपनी भाषा में ढालने में समय लगेगा। तो अंततः आज ये स्थितियां हैं। शुरुआत में तो लगता था तो काम ही नहीं चलेगा, और आज ये स्थिति है कि वही प्रौद्योगिकी हमारे काम आ रही है, वही NIT या दूसरे सारे संस्थान मिलकर ऐसे बेहतर ढंग से कर रहे हैं कि थोड़े से अभ्यास से, यद्यपि अभी भी हम में से तमाम लोग हैं जो रोमन लिपि का प्रयोग कर रहे हैं भारतीय भाषाओं को भी लिखने में, लेकिन एक थोड़ा सा अभ्यास आप करेंगे। अब वो जमाना नहीं रहा कि कृतदेव में जाएं और दूसरे यूनिकोड में नहीं, आपको कोई मतलब ही नहीं, खाली हिंदी अंग्रेजी करिए, आप बड़े आराम के साथ, और भी नहीं आप खाली बोल दीजिए तो टाइप हो जाएगा, और भी नहीं आप तमिल भाषी हैं, हमको नहीं जो है समझ पा रहे हैं कि हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं, एक कंटोपा आने लगा है, धीरे धीरे वो, और अभी तो महंगा है लेकिन जल्दी ही वो उपलब्ध हो जाएगा कि हम बोल रहे हैं हिंदी में, आपको तमिल में सुनना, आप तमिल में सुनिए। तो ये सारे, लेकिन इन सबको तैयार करने वाले लोग तो रहेंगे या हरदम। अभी संजय जी बोल रहे थे कि भाषा की जो स्थिति आ गई है, भाषाविदों की दरकार नहीं, अब सबसे ज्यादा भाषाविदों की दरकार ऊपर के स्तर पर होने वाली है, क्योंकि वो जो भाषा देंगे, वो जो कंटेंट देंगे, नीचे तक वो जाएगा। उन लोगों की खोज हुई लगातार जो बेहतर ढंग से भाषा का उपयोग कर सके। तो आपके लिए भी एक आबाद क्षेत्र मीडिया के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, कंटेंट राइटिंग के, पहले केवल फिल्म स्क्रिप्ट थी, टेलीविजन की स्क्रिप्ट थी, आज इतने नए माध्यम आते जा रहे हैं। एआई का ये जो चैट जीपीटी है, यद्यपि ये सही है कि अभी बड़ी हंसी आती है उसके उत्तर हिंदी में, उसके उत्तरों को देखकर, उनका फॉर्मेट है विशेष तरीके से, सब उसमें भर देते हैं। वो संजय जी के बारे में पूछे तो भी वही बोल देंगे, वो प्रेमचंद के बारे में बोलिए पूछ लीजिए तो वो भी वही बोल देंगे। एकदम नए किसी नाम, खाली कथाकार जोड़ दीजिए, कथाकार JPN ओझा जी के बारे में तमाम उनकी कहानियों के बारे में बोल देंगे। ओझा जी ने कहानियां लिखी या नहीं लिखी से कोई मतलब नहीं। तो लेकिन ये प्राथमिक स्तर पर चीजें हैं। जिस समय हमारे पास एक बेहतर सारी सामग्री इकट्ठा हो जाएगी, वैसे समय में, जैसे पहले गूगल अनुवाद कितना मुश्किल काम था, आज गूगल अनुवाद में तमाम चीजें बड़ी सहजता के साथ मिल जा रही हैं। आप बड़े आराम से, मैं बांग्ला नहीं लिखना जानता हूं, लेकिन बांग्ला भाषी मित्रों के साथ जो व्हाट्सएप समूह है, बड़े आराम से वो जो बांग्ला में लिखते हैं, मैं उसको जो है कॉपी करता हूं, गूगल पर जाता हूं और वहां बांग्ला टू हिंदी टाइप करता हूँ, वो सब हिंदी में लिखकर चला आ जाता, मैं अर्थ समझ लेता हूँ कि क्या कहना चाहते, फिर उल्टा करता हूँ, मुझे जो लिखना है हिंदी में टाइप करता हूँ, वो बांग्ला में आ जाता, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों है क्या, मैं कॉपी करता हूँ, उस ग्रुप में खेल देता हूँ। बड़े बड़े लोग खुश,
कशु तो बांग्ला सीख गए छे, बड़े आराम के साथ, छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और नहीं तो बांग्ला भाषी लोग भी रोमन में लिखते हैं आमी बांग्ला जानी ना, बड़ी सहजता के साथ किसी भी भाषा में। बांग्ला के आप जापानीज में कुछ न पढ़ पाए लेकिन काम तो कर ही सकते हैं। थोड़ी बहुत एडिटिंग की समस्या होगी, जो समझ रहा होगा उसके लिए, लेकिन आज नहीं तो 5 साल बाद जब इतना आ गया है तो शुद्ध लेखन भी आ जाएगा। है अभी अगर जो है तमाम वो संदर्भ हैं कि आपके मूड को रेखांकित करने के लिए अगर अंग्रेजी में लिखा जा रहा है फीलिंग क्रेजी, इमोजी लगाया और लिखा फीलिंग क्रेजी, हिंदी अनुवाद है पागल महसूस कर रहा हूँ। अब आप सोचिए कहाँ फीलिंग क्रेजी और कहाँ पागल महसूस कर रहा हूँ, दोनों का अर्थ संदर्भ बदल जाता है पूरी तरह से। तो वैसी स्थिति में ये अभी संकट हैं, लेकिन ये संकट हरदम नहीं रहेंगे। जब यहाँ तक हम आ गए हैं तो हमारी प्रौद्योगिकी, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर होगी कि आज नहीं तो कल ये सारी चीजें सुधर जाएंगी और भाषा के उस भाव बोध को सहन करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। तो ये इलाका है। हिंदी अधिकारी तमाम साथी, संजय जी भी हैं और कई साथी हिंदी अधिकारी बैठे हुए हैं, ये तीनों ओझा सर भी हैं, इस सब पर शायद पहले बात भी होगी, इसलिए मैं उधर नहीं जाता हूँ। पत्रकारिता का एक लंबा क्षेत्र पड़ा हुआ है, जहाँ पत्रकारिता का मतलब खाली जो माइक लिए घूम रहे हैं या जो केवल जो है बोले दे रहे हैं, केवल वही नहीं है, या कि जिनके चेहरे आप देख रहे हैं कि चोचो झोझो कर रहे हैं, जो है उसमें बैठ करके मुर्गे लड़वा रहे हैं, केवल वही नहीं है। उनके पीछे कम से कम 50 लोग और लगे हुए होते हैं जिनकी वजह से वो चोचो झोझो कर पाते हैं। तो इसलिए, और उनकी सैलरी कम नहीं है, इसलिए वो एक बड़ा क्षेत्र, और जो पहले कह रहा था इतने चैनल आ गए हैं कि अब, और सबसे बड़ा बाजार पूरी दुनिया के संदर्भ में विकसित बाजार, अंग्रेजी का बाजार स्थिर बाजार है इस संदर्भ में, हिंदी का बाजार विकसित बाजार है इस संदर्भ में, भारतीय भाषाओं का बाजार विकसित बाजार है। आप देख रहे हो कि नए से नए चैनल तमाम खुलते, बोलियों के चैनल खुलते चले जा रहे हैं और बड़ी मात्रा में खुल रहे हैं। यहाँ तक कि डिस्कवरी चैनल के बारे में हम कभी सोच सकते थे कि वो इस तरह से हिंदी में डब होकर चीजें आएंगी? हम सोच सकते थे कि शेयर मार्केट का हाल और ये सारा कुछ जो है हिंदी में कभी, क्योंकि माना जाता था जो हिंदी भाषी हैं या हिंदी समझने वाले, इनको शेयर मार्केट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो है अंग्रेजी वाले ही ये काम करेंगे। इसलिए आप CBN आवाज और तमाम चैनल आप जानते हैं पहले केवल अंग्रेजी में आते थे। आज इनके लिए कौन लिख रहा है, इनके लिए कौन जो है कंटेंट तैयार कर रहा है, उसकी परिभाषिक शब्दावली कौन निर्मित कर रहा है? तो ये सब काम जो हिंदी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए पर्याप्त अवसर हैं। केवल अपनी प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है, सही दिशा में जानने की जरूरत है। वो पारंपरिक ढंग से, तो मूर्खतापूर्ण हमारा, अपने ही बारे में क्या कहूँ, ये पाठ्यक्रम है, एक तो पाठ्यक्रम ही आउटडेटेड 50 साल पुराना कम से कम होता रहा। किसी नए कवि को अगर लाने की कोशिश करो तो सिलेबस कमेटी में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है ना, अभी तो एकदम लड़का है उसको काहे के ले लाएंगे, अभी तो एकदम ये नहीं देख रहे, वो आज की पीढ़ी के हिसाब से भाव व्यक्त कर रहा है। ठीक है, हमारे लिए महान है सूर कबीर तुलसी, हमारे लिए महान है छायावाद के सारे कवि, लेकिन जहाँ उनकी 5 कविताएं पढ़ाई जाती थी, अब एक कविता कर दो ये जानने के लिए कि हाँ ऐसे परंपरा को समझने के लिए। काम तो आज की चीजें आ रही है ना, तो क्या आप जो है लॉ में या जो है कॉमर्स में या साइंस में पुरानी चीजों को रख सकते? जो एकदम नया से नया आविष्कार होगा, एकदम नया से नया कानून आएगा, उसको आपको लाना पड़ेगा सिलेबस में कि ये है। लेकिन हिंदी में या किसी भी साहित्य में 50 साल पुरानी चीजें केवल रखी जाएंगी। तो इसलिए पूर्ण मगज छात्र तैयार करते, एक तो सिलेबस उस तरह का, और फिर बाबा छाप हम पढ़ाने वाले लोग। भगवान अच्छा करे। जिस तरह की स्थितियां हैं, हम सब इसमें कई अध्यापक भी होंगे, वो सारी चीज, और कई तमाम लोग पढ़ कर आ रहे हैं जो स्वयं झेल रहे हैं कि जो हमारे अध्यापक पढ़ाते हैं, हम खुद अध्यापक हैं, उसमें आज के मतलब केवल परीक्षा उपयोगी कि हम 60, 70, 80% नंबर ले आएंगे रट्टा मारकर या कुछ लिखकर, जिन शब्दार्थ भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, और जो आज के व्यवहारिक जीवन में ना जो वो भाव समझ में आ रहे हैं, ना वो भाषा ठीक तरह से समझ, तो नए हिसाब से जब तक हम नहीं आएंगे या वो ना भी हो तो हम व्याख्याता हैं, तो हमें जब चीज़ों को व्याख्यायित करना होगा तो अपने समय के हिसाब से व्याख्यायित करना होगा ना। आज का उदाहरण तुरंत लेना होगा ना,
क्लास में कि हम 50 साल से जो है वही पढ़ाते चले आ रहे हैं, कभी तो उसी ढंग से पढ़ाएंगे। आज के तरीके फिर पहले और अब में अंतर क्या हुआ? ठीक उसी तरह जैसे एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, हिंदी साहित्य के इतिहास को हम सब समझते हैं। ऐसे तरफा हो जा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ संवाद करूँ कि आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? आप हिंदी साहित्य के मैं संवाद कर सकता हूँ 2-4 मिनट। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 भागों में बांटा गया और सबसे अंत में आधुनिक काल। उसकी समयावधि क्या है? 1900 से अब तक। हाँ, 1900 से अब तक। ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आचार्य रामचंद्र 46 में नहीं रहे और 1929 में उन्होंने लिखा था 1900 से अब तक। 1929 में ध्यान रहे, आज 2025 हो गया, अब तक हम जो है 96 साल आगे चले गए, लेकिन आज भी हम यही मान रहे हैं आधुनिक काल कब से? 1900 से अब तक। ये अब तक कब तक चलेगा? आचार्य शुक्ल होते तो जूता लेकर दौड़ा लेते कि क्या कर रहे हो, कौन सी मूर्खता कर रहे हो, अरे कुछ तो आगे बढ़ो। हमने 29 में लिखा कोई मच्छिका स्थानीय मच्छिका वाला हाल। तो ऐसे ऐसे संकट हैं, मैं बोलूं तो ये शाम छोटी पड़ जाएगी, ये रात छोटी पड़ जाएगी। हमारे अंदर इतना कुछ भरा हुआ आपसे बात करने के लिए। अपने बच्चों को रोज परेशान करता रहता हूँ, रोज बोलता रहता हूँ, लेकिन मैं भी एक मुदर्रिस हूँ, एक अध्यापक, नौकरी पेशा हूँ, उसी की कमाई खाता हूँ, इसीलिए मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ 1900 से अब तक। क्योंकि हमारे बच्चे अगर अब तक नहीं लेंगे तो उनको जीरो कब तक उनको कितना जीरो मिलेगा तो ठीक नहीं है। तो इसलिए मित्रों, बातें बहुत हैं। ओझा जी से मैं अनुरोध करूंगा, मुझे बड़ी इच्छा है कि ऐसा आयोजन कभी ठीक से फिर करें, क्योंकि इनकी सीमा है। कुछ तो भाग गए हैं या तुरंत भाग जाएंगे। इसलिए जो है मैं लोभ संवरण बहुत बातें मैंने एक कोना से 10% अधिकतम अपनी बातें कही हैं। 90% बातों के लिए हमको फिर कभी अवसर दीजिएगा। आपने मुझे बुलाया, आप सब ने मुझे धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।